गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। ऑनलाइन केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः हम अपनी जो बीए फाइनल ईयर की जो क्लासेस चल रही है उसमें हम एक नई पोएम के साथ मैं वापस आपके सामने उपस्थित हूँ। ये क्लास चल रही है बीए फाइनल ईयर की। बीए फाइनल ईयर का जो पेपर 1 है उसकी क्लास है, ठीक है। पेपर 1 है जिसमें अपने पोएम वाला पार्ट है, जिसमें कौन सा पार्ट है, पोएम्स का, ठीक है। तो उसी की एक पोएम है माय लास्ट डचस। कौन लिखता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है दिस पोएम। वी कैन से दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, या हम कह सकते हैं कि एक इतनी इंपॉर्टेंट पोएम जो रॉबर्ट ब्राउनिंग को मतलब उस समय कहते हैं ना कि एक हेल्प करती है किस चीज़ की, कि इन्हें प्रसन्न होने में या इन्हें लोगों के सामने एक कह सकते हैं कि इनका जो रोल मॉडल है वो प्रस्तुत करने में जो ये पोएम थी माय लास्ट डचस, ये काफ़ी उस समय के जो राजास थे, जो राजा थे, जो छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो किंगडम्स थे उनके जो राजा थे और उनकी जो रानियां थी उनके साथ कई बार ऐसा कह सकते हैं कि शोषण होते थे। तो उनके बारे में ये लिखी गई एक पोएम है, किनके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। तो उस समय ये जो चीजें थी, उस समय के जो किंगडम्स के जो बड़े बड़े राजा थे, छोटे मोटे जो कबीले थे, तो उनको एक कह सकते हैं कि उनकी जो महिलाओं की जो एक दर्दनाक स्टोरी थी उनकी रानियों की, वो लेके आए थे हमारे कौन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक खूबसूरत पोएम है, क्या है, माय लास्ट डचस। माय लास्ट डचस मीन मेरी आखिरी कह सकते हैं कि रानी। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका अपन कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंट्रोडक्शन जो हम हर पोएम के अंदर देखते हैं कि पोइट का जो इंट्रोडक्शन होता है वो सबसे पहले देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका जन्म कब होता है, 7 मई 1812, 12 दिसंबर 1889 को इनकी क्या हो जाती है, डेथ। जन्म कब होता है, 7 मई 1812 और डेथ कब होती है, 12 दिसंबर 1889। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट। ये कौन थे, एक अंग्रेजी कवि थे और प्ले राइट थे। हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि जिनके जो पात्र थे या जिनकी कह सकते हैं कि जो ये पूरी पोएम थी वो एक कह सकते हैं कि ड्रामा के लिए भी क्या थी, प्रयोग की जाती थी, या उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो इस पोएम को क्या करते थे, एज ए ड्रामा लोगों के सामने भी क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। पुट हिम हाई अमंग द विक्टोरियन पोइट। ये कैसे पोइट थे, विक्टोरियन पोइट थे। फिर देखते हैं, ही वॉज नोटेड फॉर ए आयरनी कैरेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री एंड हिस्टोरिकल सेटिंग एंड चैलेंजिंग वोकाबुलरी एंड सिंटेक्स। ये विशेष करके जाने जाते थे आयरनी के लिए, कैरेक्टराइजेशन के लिए, डार्क ह्यूमर के लिए, सोशल कम्युनिटीज के लिए, और कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल जो सेटिंग थी, ऐतिहासिक जो घटनाएं हुआ करती थी उनके लिए ये विशेषकर जाने जाते थे। अपनी पोएम्स के अंदर लिखते थे जो कि लोगों के सामने कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक सोर्सेज ऑफ जो पुरानी बातों का एक सोर्स की तरह ये लोगों को आगे प्रोवाइड करते थे या फॉरवर्ड करते थे उन चीजों को। फिर कहते हैं हीज अर्ली लॉन्ग पोएम्स, उनकी जो पहली पोएम थी वो कौन सी थी, पॉलिन। कब लिखी जाती है, 1833 में। और फिर है पार्सल्स, जो कि कब लिखी जाती है, 1835 में। ये दो पोएम इनको काफी कह सकते हैं कि फेमस थी, जिनकी वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्या है, एक सम्मान बढ़ता है उस समय अंग्रेजी साहित्य के अंदर। वेयर एक्लेम बट हिज रेपुटेशन डिवाइंड फॉर ए टाइम हिज 1840 पोएम्स सेड सॉर्डेलो, जिनकी एक और पोएम थी जो सॉर्डेलो नाम की, वो कब लिखी जाती है, 1840 के अंदर। वो सीन ए विलफुली ऑब्सक्योर एंड टुक ओवर ए डिकेड टू रिकवर, बाय विच टाइम ही हैड मूव फ्रॉम सेलेंस फॉर्म टू मोर पर्सनल स्टाइल। और फिर ये इन्हीं पोएम के थ्रू ये धीरे धीरे जब क्या करते हैं, अपनी पर्सनल स्टाइल की तरफ और ज्यादा क्या करते हैं, काम करते हैं, और अपनी जो निजी इनके लिखन शैली होती है, जो शैली होती है लिखने की, जो इनकी पोएम्स के अंदर, इनके ड्रामास के अंदर हम देखते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे ये क्या करते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं और अच्छे से अच्छी क्या करते हैं, पोएम्स लोगों के सामने लेके आते हैं। फिर कहते हैं कि इन 1846 के अंदर
इनकी मैरिज होती है किसके साथ, फेलो पोइट्स, इनके साथ ही एक जो कवि थी उनके साथ इनकी शादी होती है। क्या नाम है, एलिजाबेथ बैरियट, नाम सुनते हैं हम कई बार अंग्रेजी साहित्य के अंदर। एलिजाबेथ बैरियट के साथ इनकी शादी होती है एंड मूव टू इटली। ये क्या होते हैं, अपने इनके जो माता पिता होते हैं वो बड़े, इनको ये माना जाता है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है इनको विशेषकर इनकी जो परिवार था, इनके परिवार के अंदर हम देखते हैं कि एक पहले से ही इनको एक ऐसा माहौल मिल गया था जिनका निश्चित था कि ये काव्य शैली की ओर जाएंगे, एक लेखक बनेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि इनके जो फादर थे वो बड़े ही क्या थे, स्ट्रिक्ट प्रवृत्ति के थे, बड़े लेखक माने जाते थे, काव्य शैली का एक अच्छा ज्ञान था उन्हें। तो इनके जो फादर थे वो हमेशा चाहते थे कि इनका जो बेटा है वो कैसा बने, एक कवि बने, एक महानतम लेखक बने। लेकिन इनकी जो माताजी थी वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी जो कि हमेशा धर्मशास्त्र के बारे में बात करती थी। तो कहीं ना कहीं जो मिला जुला रूप था लेखन शैली का और धर्मशास्त्र का, वो दोनों ही इन्हें पुश्तैनी या कह सकते हैं कि इन्हें बाय द जीन इनके अंदर वो चीज थी, पहले से मौजूद थी। बस बात यहाँ थी कि इनको वो चीजें बाहर लानी थी। तो ये माना जाता है कि जब ये एलिजाबेथ बैरियट के साथ शादी करते हैं या इन्हें प्रेम होता है तो ये वहां से भाग जाते हैं और इनके जो पिताजी है वो बड़े ही क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर ये कहाँ जाते हैं, भाग के सीधे इटली जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इटली। बाय हर डेथ, कब तक रहते हैं, इनकी जब तक डेथ होती है 1861 तक। ही हैड पब्लिश द कलेक्शन, वहां पर जाके ये कलेक्शन करते हैं मैन एंड वुमन 1855 के अंदर। फिर देखते हैं ड्रामेटिस्ट पर्सन 1864 के अंदर एंड द बुक लेंथ एपिक पोएम द रिंग एंड द बुक। फिर इनकी एक जो लेंथी बुक होती है, बड़ी लंबी बुक होती है, क्या नाम है, इसको हम एपिक भी कह सकते हैं, पोएम है द रिंग एंड द बुक। ठीक है, कब लिखी जाती है, 1868 से 1869 तक। मेड ही में लीडिंग पोइट, और जो कि इन्हें क्या बना देता है, एक लीडिंग पोइट के रूप में बना देता है। फिर हम देखते हैं बाय हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद 1889 he was seen a sage and a philosopher poet who had fed into a Victorian social and political discourse। फिर ये धीरे धीरे राजनीतिक, वहाँ की जो राजनीतिक विचारधारा होती है, वहाँ के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सोसाइटी फॉर स्टडिंग हिज वर्क सर्वाइव इन ए ब्रिटेन एंड द यूएस इनटू द 20th सेंचुरी। और फिर 20वीं शताब्दी के अंदर सोसाइटी के अंदर सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जहाँ पर इनकी पढ़ाई होती है, या कह सकते हैं कि ये रिसर्च करते हैं उनके बारे में ये देखते हैं कि किस तरह से वहाँ की जो सामाजिक स्थितियाँ थी यूएस और ब्रिटेन के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर, तो वो भी अपनी बुक्स के द्वारा ये लोगों के सामने लाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि जो बड़े बड़े जो कबीले हैं, बड़े बड़े जो राजा थे पुराने समय में, तो वो भी क्या करते थे, अपनी जो महिलाएं थी उनके साथ शोषण करते थे। फिर देखते हैं कि he came under the influence of Byron into the beginning and then Shelley, and under the influence of later he discovered that the poetry could have a color। सबसे पहले ये इन्फ्लुएंस किसके संपर्क में आते हैं, बायरन के संपर्क में आते हैं वहाँ पे इटली में, फिर आते हैं शैली के संपर्क में, और फिर ये खुद इन्फ्लुएंस होते हैं और डिस्कवर करते हैं पोइट की एक नई स्टाइल, पोएम लिखने का एक नया धारा, या पोएम के अंदर जो एलिमेंट्स डालते हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कलर होता है, ठीक है, रेडियंस होते हैं, पैसन होता है, मेलोडी होती है, जो कि पोएम के अंदर बहुत जरूरी है इनके अनुसार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ वॉज द मीटिंग द एलिजाबेथ बैरियट इन 1845। इनके जीवन का सबसे बड़ा जो पल था वो कौन सा था, इनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरियट को मिलना 1845 के अंदर। फिर कहते हैं सी वॉज हरसेल्फ ए पोइटेस्ट एंड ए एडमायर ऑफ बाउंडिंग वर्स फादर टू डेवलप हिम। ये इनको पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि इनको पुश्तैनी, या ये कह सकते हैं कि इनकी जीन के अंदर ही था कि ये एक कवि बनेंगे, क्योंकि इनके पिताजी हमें बहुत बड़े लेखक थे। फिर कहते हैं कि दे लिव्ड फॉर मोस्ट पार्ट इन इटली एट पिसा। ये अपने जीवन का सबसे लंबा समय कहाँ गुजारते हैं, इटली इन एट पिसा, फ्लोरेंस एंड रोम अंटिल हर डेथ। और फ्लोरेंस और रोम तक भी रहते हैं अंटिल इनकी डेथ तक 1861। परहैप्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इन देयर लेटर्स एंड सम ऑफ हिज पोएम। और वहाँ पे रहकर जो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो हमें
उनके लेटर्स और उनकी बुक्स के द्वारा देखने को हमें मिलता है। फिर देखते हैं कि मेड हिम वन क्रिटिकल पेंट्रेशंस और ऑफ द ग्रेटेस्ट लव पोइट्स ऑफ द सेंचुरी, जो कि इन्हें उस समय का एक ग्रेटेस्ट लव पोइट या कह सकते हैं कि इन्हें बहुत ही फेमस कर देता है उस सेंचुरी का। इनकी कुछ बुक्स हैं, इनके कुछ पार्ट्स थे, जो इनकी पोएम्स थी, जो लोगों को इतनी पसंद आती हैं कि ये लोगों के क्या है एक चहेते पोएट बन जाते हैं, लोग इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और इसी तरह कहते हैं कि ही रिटर्न टू इंग्लैंड आफ्टर एलिजाबेथ डेथ, और इंग्लैंड वापस ये कब आता है, जब इनकी पत्नी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, एंड सेटल इन लंदन, और लंदन के अंदर ये सेटल हो जाते हैं। थो ही वॉज ए प्रोफेलिक राइटर थ्रू हिज पोएम हार्ड अपीयरेंस सिंस द अर्ली बिगिनिंग इन 1833, और 1833 तक ये विशेष करके ये कहा जाते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छे मान्यता वाले पोइट्स थे, बहुत ही हार्ड बिगिनर थे। इन्होंने अच्छी एक शुरुआत की थी, बड़ी कठिनाई से इनकी कह सकते हैं कि बड़े ही स्टार्टिंग में शुरुआत में इन्हें सामना करना पड़ा था। बहुत कह सकते हैं कि इन्हें उन चीज़ों को समझने का, वो कह सकते हैं कि चीज़ों को समझने की जो इनको जरूरत थी, उन मुद्दों को इन्होंने पकड़ के लाए, इन मुद्दों को, उन मुद्दों पे इन्होंने बात की। सामाजिक मुद्दे थे उस समय के, कुछ राजनीतिक मुद्दे थे, जो लोगों को वास्तविक में जरूरत थी कि उन मुद्दों पे कोई ना कोई हमारी बातें रखें। तो वो बातें रखने का काम कौन करता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग करता है। फिर हम देखते हैं पोएम की जो थीम है उसको देखते हैं कि पोएम कब लिखी गई, क्या कहती है, इसकी मेन बात क्या है। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1842, 1842 के अंदर पब्लिश होती है। और ये क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है। ये एक क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है। ड्रामेटिक लिरिक का मतलब क्या होता है कि ड्रामा की तरफ पूरी पोएम चलती है, ठीक है। 1842 के अंदर ये पोएम लिखी जाती है। इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन ए ड्रामेटिक रोमांस, ड्रामेटिक रोमांस इनकी एक बुक थी, उसके अंदर लेटर उनको इंक्लूड किया जाता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग मानी जाती है। लाइक ए ग्रामरियर फनरल, दिस लिरिक ऑल्सो अटेम्प्ट टू ड्रामेटिस्ट हिस्ट्री, ड्रामेटिक ये कह सकते हैं कि ए ग्रामेरियन फनरल की तरह ये भी एक कैसी है, ड्रामेटिक हिस्ट्री के अंदर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वक्त रखती है। कौन सी, माई लास्ट डचेस, क्योंकि माई लास्ट डचेस है वो बड़ी ही क्या है, एक कह सकते हैं कि जो ड्रामा, ये जो अपने जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, इनकी बड़ी ही फेमस कह सकते हैं पोएम थी, जिसकी वजह से इनको वहाँ के लोगों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि इन्होंने जो बड़े बड़े जो राज दरबार थे उनकी बातें इसके अंदर बताई थी कि राजा के जो राजा हैं वो भी क्या है अपनी महिलाओं के साथ इस तरह से शोषण करते हैं, तो वो अपनी प्रजा के साथ किस तरह से करते होंगे। फिर देखते हैं कि ब्राउनिंग इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ए कैरेक्टर्स दैट हैव समथिंग एबनॉर्मल अबाउट देम। द लिरिक टेक्स अप द subject of jealousy without any love and cruelty of self-love and the tyranny of possession in the personality of widower. Duke of Ferrara, a typical representative of Italian Renaissance, the Duke is represented in the company of an envoy and of the Count of front of the portrait of his previous Duchess, the envoy of the Count in the front of a portrait of his previous Duchess. इसमें ये कहा गया कि किस तरह से जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो क्या करते हैं, एक एबनॉर्मल वस्तु को क्या कर रहे हैं, एक ड्रामेटिक लिरिक बना के हमारे सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें ये बताते हैं कि किस तरह से एक जेलेसी, प्रेम की एक जो जेलेसी, जेलेसी ऑफ लव है, उसकी वजह से एक जो राजा है वो अपनी जो रानी है उसकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है, मर्डर करवा देता है। तो उसी बात को हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। और फिर वो क्या करता है, इस इटालियन जो रेजिनेंस था, इटालियन जो काल था इटली के अंदर, विशेष करके जो राजा थे वो क्या करते थे, अपनी पत्नियों पे शक करते थे। तो उसमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से एक ये खुद ही क्या करता है, जो राजा है वो खुद ही अपने दहेज के बारे में, अपने दहेज के लिए जो उसके पास दूसरा रिश्ता आता है, तो वो स्वयं ही पहले से उसको रिश्ते वाले जो लेके आता है उसको बता देता है कि मुझे दहेज में क्या क्या चाहिए। उसकी जो एक मनोदशा होती है दहेज के प्रति, या एक सेल्फनेस जो लव होता है, वो पहले से ही वो क्या करता है, आगे वाले को बता देता है, या हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। फिर कहते हैं कि द एनवॉय रिमेन्स ए साइलेंट लिसनर, इसके अंदर जो एनवॉय होता है
वो एक साइलेंट लिसनर होता है टू द वर्ड्स ऑफ ए ड्यूक, जो कि चुपचाप ड्यूक के वर्ड्स क्या कर रहा है, सुन रहा है। एनवॉय कौन है, जो रिश्ता लेके इसका आता है। फिर कहते हैं बट हिज प्रेजेंस इज मेड नोन टू द रीडर्स, लेकिन उसकी प्रेजेंस रीडर्स को पता होती है। द ड्यूक नरेट्स द gruesome story of his cold-blooded murder of previous wife and at the end makes into indirect demand of rich dowry from his prospective father-in-law। इसमें वो क्या करता है, एक कोल्ड मर्डर, जिस किसी को पता नहीं होती ये बात, ये सिर्फ उसको बताता है कि मैंने किस तरह से अपनी पत्नी की हत्या करवाई, वो बताता है। और फिर ये किस तरह से डोवरी, अपनी जो फादर इन लॉ होते हैं, इनके जो ससुर होते हैं, उसको डिमांड करता है कि किस तरह से मुझे दहेज में क्या क्या वस्तु पसंद है, मुझे वो चीज़ें चाहिए। तो ये एक इनडायरेक्ट, ये क्या कह सकते हैं कि डिमांड डायरेक्ट उनको जो एनवॉय होता है उसको बोलता है कि तुम मेरे फादर इन लॉ को ये बात बताना कि मुझे ये चीज़ है, और मेरी जो वाइफ होगी उसको ये भी बात बता देना कि मुझे किसी के साथ ये नहीं पसंद कि मेरी वाइफ किसी के साथ हंसे, किसी के साथ बोले, वो सिर्फ मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं एक क्या सेल्फनेस लव है मेरा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरे से खुश हो, मेरे से बोले या मेरे से ही क्या करे, बात करे, या मेरे द्वारा कुछ दिया गया उसी को सबसे ज़्यादा पसंद करें। तो ये एक बात यहाँ पे हमें देखने को, इसकी मेन थीम है कि सेल्फनेस लव, और एक लालची जो राजा होता है वो किस तरह से एक डोवरी की जो कहता है डिमांड करता है अपने फादर इन लॉ को, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मेन थीम है इस पोएम की, और ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, 1842 में लिखा गया है। और उस समय का जो इटालियन रेजिडेंस है, उस समय की जो एक घटना है वो हमें यहाँ पे दिखा रही है इस पोएम के अंदर। अब हम देखेंगे आउटलाइन ऑफ पोएम। इस पोएम की जो आउटलाइन है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि द स्पीकर ड्यूक ऑफ फरेरा है। स्पीकर कौन है, यहाँ पे कौन बोल रहा है, ड्यूक ऑफ फरेरा। ये जो राजा था ये कहाँ का था, फरेरा का, ठीक है। डायरेक्ट द अटेंशन ऑफ ए गेस्ट टू पेंटिंग ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ। वहां पे जो गेस्ट आया वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, अटेंशन कर रहा है इसकी वाइफ की क्या है, तस्वीर वहां पे लगी हुई है दीवार के ऊपर, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहता है कि ये जो औरत है, ये जो औरत है, कौन कह रहा है, ड्यूक ऑफ फरेरा कह रहा है, ये मेरी कौन सी है, फॉर्मर वाइफ है। कौन है, फॉर्मर वाइफ, मेरी पूर्व पत्नी है। द डचेस ऑफ फरेरा है, विच हैंग ऑन द वेल, जो कि जिसकी तस्वीर तुम ये वॉल के ऊपर देख रहे हो। द ड्यूक प्रेज द पेंटिंग फॉर लुकिंग सो लाइफ लाइक एंड देन ही रिमार्क ऑन हाउ हार्ड द पेंटर। ये बताते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये कितनी खूबसूरत बनाई है। जो पेंटर था वो बड़े ही मेहनत से इस पेंटिंग को उसने बनाई है। फ्रा पेंडोल्फ, जिसका नाम क्या था, जो पेंटर था उसका नाम क्या था, फ्रा पेंडोल्फ, फ्रा पेंडोल्फ, ठीक है। वर्क हार्ड, जिसने बड़ी ही मेहनत के साथ इस पेंटिंग को बनाया। द ड्यूक आस्क्ड द गेस्ट टू सिट एंड लुक एट द वर्क, और ड्यूक क्या कहता है, उस गेस्ट को कहता है कि आप बैठो और इस काम को आराम से देखो। द ड्यूक देन एक्सप्लेन दैट ही deliberately mention the name of the painter because stranger like the Amish always look at the Duchess painted face। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि इसके जैसे जो पेंटर थे फ्रा पेंडोल्फ की तरह, वो हमेशा क्या रखते हैं, बड़ी बड़ी जो घरों की जो रानियां हैं, बड़े बड़े राजाओं की जो किंगडम की जो रानियां हैं, उनके ऊपर हमेशा से ही उनकी क्या रहती हैं, एक बुरी नज़र रहती है। बड़े ही लालची टाइप के ये जो पेंटर होते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे पेंटर का नाम आपके सामने लिया है। फिर कहते हैं द ड्यूक आस्क्ड द गेस्ट stranger because the stranger like the emissaries always look at the Duchess painted face with a deep, passionate and earnest glance and turn to Duke, and only the Duke, since only the pulls back the curtains that the revival the painting and the act though they have would ask if they dare how an expression like that came into her face। आप इसमें देखो कि ये जो पेंटिंग है इसके अंदर जो एक्सप्रेशन दिया है, क्योंकि ये जो पेंटिंग बनाई है उस समय मेरी जो रानी थी द डचेस ऑफ फरेरा थी, उसका जो मूड था, उसका जो फेस था, वो किस तरह से, उसकी जो नजरें थी वो किस तरह से उस फ्रा पेंडोल्फ नाम के जो पेंटर है
उसको देख रही थी, उसकी जो स्माइल है वो किस तरह से वो उसके सामने दे रही थी। तो ये एक चीज देखो कि ये किस तरह से कह सकते हैं कि एक जो मेरी पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, उसका दूसरे कह सकते हैं कि एक दूसरे मर्द के साथ किस तरह से उसका एक बिहेवियर है, वो तुम इस पेंटिंग के अंदर देखो। एंड एक्ट थ्रो दे वुड आस्क इफ ही डेड, हाउ एक्सप्रेशन लाइक दैट केम इनटू हर फेस, और किस तरह का एक्सप्रेशन उसकी फेस के ऊपर आ रहा है। द ड्यूक रिटायर्स दैट द गेस्ट हिजंट द फर्स्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। उसने फिर वापस कहता है कि मुझे आज दिन तक कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना तुम ये क्वेश्चन पूछने के लायक हो कि कौन है ये, लेकिन तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, सामने से इन चीजों को बता रहा हूँ। और वास्तव में ये होता कि जो गेस्ट था उसने किसी भी टाइप का क्वेश्चन इनको नहीं पूछा था। द ड्यूक कंटिन्यू बाय सेइंग दैट he wasn't only his presence that brought that look into the painted eyes of Duchess or blush of happiness into the painted cheeks. He suggests that the perhaps Fra Pendle had happened to compliment by saying her soul's drapes over the wrist too much. A paint could never recreate a faint half blush and fading on her throat. The Duke insists that the former Duchess thought polite comments like those were reason enough to blush a citizen her। यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि किस तरह से इसने जो एक ब्लशिंग्स है, उसकी जो चिक्स थी, उसके चिक्स के ऊपर जो एकदम ब्लशिंग जो बताई गई है, वो वास्तव में वो हमेशा इसी तरह से कोई दूसरे लोग आते थे, चाहे कभी किसी ने उनको बुला भी लिया है तो वो इसी तरह से स्माइल के साथ, एक ब्लशिंग के साथ उनके साथ बात करती थी। और ये चीज मुझे हमेशा से क्या कर रही थी, खटक रही थी कि वो हमेशा हर किसी के साथ, मेरे साथ या हर किसी के साथ एक जैसा ही क्या कर रही थी, बिहेवियर कर रही थी। फिर कहते हैं कि सी वॉज ऑंगलिंग एवरीवन हुज क्रोज हर पाथ। अगर कोई रास्ते से भी जाते हुए अगर उसे कोई बुला रहा है तो उसके साथ भी वो सेम ही बिहेव कर रही थी। द ड्यूक हैप्पी और इम्प्रेस्ड, ही ऑल्सो क्लेम दैट सी लाइक एवरीथिंग एंड एवरी ही सो। ही description suggests that she could angling everyone to cross her path. The Duke waved a branch and cherries which some infuriating person and snapped off a tree in the orchard for her. ये कहते हैं कि ये जो ड्यूक है ये कह रहे हैं कि अगर मैंने भी उसे कुछ ला के दिया है तो मेरे साथ भी वो वैसे ही स्माइल देती थी जैसे कि कोई उसे किसी पेड़ से चेरी या कोई फल ला के देता है तो उसको भी सेम ही वो क्या करती थी, स्माइल देती थी। हमारे और मेरे और किसी दूसरे के बीच में वो किसी प्रकार का कोई वो कह सकते हैं कि अंतर नहीं रखती थी, जो कि मुझे क्या है बड़ा ही बुरा लगता था, क्योंकि मैं तो उसका क्या था, जीवन साथी था। मेरे साथ उसका बिहेवियर एक अलग होना चाहिए, लेकिन वो क्या करती थी, मेरा और किसी दूसरे के साथ जो बिहेवियर था वो एक समान था। इसीलिए मुझे हमेशा से मेरी जो वाइफ थी डचेस ऑफ फरेरा, उससे क्या हो रही थी, नफरत होती थी, मुझे उस पर गुस्सा आता था। इसलिए वो कहता है, पहले से उस जो गेस्ट है उसको बता रहा है कि तुम मेरा जो रिश्ता लेके आए हो तो तुम ये बता देना उस लड़की को, मेरी होने वाली पत्नी को, कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है कि तुम किसी दूसरे के साथ भी क्या करो, वैसा ही बिहेव करो जैसा कि तुम मेरे साथ करती हो। फिर कहते हैं ए ब्रांचेस, फिर कहते हैं विच सम इंफ्रेक्टिंग पर्सन स्नैप ऑफ ट्री इन ए ऑर्चर्ड और हर और द वाइट मल्स शी रोड अराउंड द टेरेस। He claimed that she would say the same kind words or give the same blushes in a response to all of them. वो सेम ही सबको कहती थी, जैसे मेरे को कहती थी, जैसे सेम ही ब्लेसिंग्स उसको देती थी जैसे मुझे देती थी। मेरे और उनमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं रखती थी। द ड्यूक ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू हर मैनर्स ऑफ थैंकिंग मैन। वो दूसरों को, जिसको कहते हैं कि उसे कोई दे रहा था तो वो बड़े ही स्माइल के साथ उनके थैंकिंग करता थी, उन्हें थैंक यू बोलती थी। She struggles to describe his concern, especially he complained that his value, his pedigree and social positions in 900 years old name a quality important to anyone else give to her। यहाँ पे ये चीज़ बताएं कि इसी तरह से पहले भी कई गिफ्ट दे चुके हैं हम, जो 900 साल पहले जैसे कोई राजा थे तो वो भी ऐसे गिफ्ट कोई देता था तो उनके साथ जो रानियाँ होती थी तो वो कभी भी डायरेक्टली उनसे गिफ्ट नहीं लेती थी, क्योंकि उनके बीच में क्या होते थे, जो सेवादार होते थे वो जाके रानियों के लिए जो गिफ्ट आते थे वो देते थे लेके आके। लेकिन यहाँ पे जो मेरी रानी है
वो डायरेक्ट उनसे मिलती है, उनको डायरेक्ट ब्लेसिंग्स देती है, उनके साथ भी वही बिहेवियर करती है जैसा कि मेरे साथ करती है। तो ये एक पोर्ट्रेट कहते हैं कि एक चरित्र चित्रण जो होता है अपनी वाइफ का, डचेस ऑफ फरेरा का, ये कौन कर रहा है? ड्यूक ऑफ फरेरा। किसके सामने? जो अपने रिश्ता लेके आया, एनवॉय जो गेस्ट है जो लेके आया रिश्ता इनके लिए, एक नया रिश्ता, उसके लिए ये कह रहा है कि तुम पहले से ही मेरी वाइफ, जो होने वाली वाइफ है, उसको ये सारी चीजें बता देना। फिर कहते हैं द ड्यूक रेट्रोकली आस्क वेदर एनी वुड actually lower themselves enough to argue with some about her behavior. The Duke images a hypothetical situation in which would confront the former Duchess. He said that even if we were good with the words, were able to clearly say the characteristics of your disgust me here would did to title too much. And if the former Duchess let herself be degraded by changing instinct, beginning stubborn, making excuse, that even then the act of confronting her would be beneath him, and he refused to ever lower himself like that. और यहाँ पे कहते हैं कि उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसके जो हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन थी अपनी उस समय की, जब इसकी वाइफ क्या करती थी, सबके साथ एक जैसी बिहेवियर करती थी, तो वो कहते हैं कि उसकी जो गुड थिंग्स थी, उसके जो अच्छे जो शब्द थे, वो भी मेरे लिए क्या करते थे, उस समय एकदम से अमान्य हो जाते थे, या मैं उन चीज़ों को क्या करता था, एक बार के लिए निगलेक्ट कर देता था। उनके जो वर्ड्स थे वह बड़े ही साफ और सुंदर थे, वो एकदम क्लियरली कहती थी किसी के साथ, उसका जो कहने का जो मतलब होता था वो डायरेक्टली होता था, वो कभी भी घुमा फिरा के नहीं कह रही थी। ये उसकी क्या थी, एक कैरेक्टराइजेशन थी, उसकी एक विशेषता थी। Her you did too little and too much. The former Duchess had let herself degrade by changing. मैंने उससे कई बार बोला कि तुम इन चीज़ों को विशेष करके ध्यान रखो, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को मना कर दिया और वो सबके साथ उसी तरह का बिहेवियर करने लगी जैसा कि मेरे साथ करती थी। इसलिए मुझे कभी भी उसके ऊपर कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन तो भी मैं क्या करती थी, उसे एक समान रखती थी। मैं उसके लिए हमेशा वही प्रेम रखता था जैसा कि एक पति रखता है। और इसी तरह से ये लास्ट में ये कहते हैं कि द ड्यूक एंड द स्पीच एंड डिमांडिंग द एंड ऑफ काउंटेंस, जो आता है इसका रिश्ता लेके, उसे लास्ट में वो एक ही वर्ड कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही मेरे पास हैं, कि जैसे धन है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं खुद एक राजा हूँ, मैं खुद एक ड्यूक हूँ, लेकिन तो भी अगर तुम